Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट के जिस केस को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और ये केस इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 क्लॉज ए के बारे में बात करता है, जो कि बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन, रिलेवेंसी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, वो रिलेवेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे ना और आप हमारे साथ इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये जो केस है सेक्शन 32 क्लॉज 1 के बारे में बात करता है और इस केस के फैक्ट किस तरह है। यहाँ पे एक स्कूल टीचर होती है और यहाँ पे उस स्कूल टीचर का जो है रेप हुआ होता है और यहाँ पे हेड मास्टर और को टीचर, अदर को टीचर उनके थ्रू हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस इंसिडेंट के बाद वो कम से कम 10-11 दिन बाद क्या होता है, वो ये इंसिडेंट्स, ये पूरा मैटर अपनी फैमिली को बताती है और उसके बाद वो फैमिली वाले क्या करते हैं, उस मैटर के रिगार्डिंग FIR दर्ज करवाते हैं। और उसके बाद FIR के बाद यहाँ पे डॉक्टर का एग्जामिनेशन भी होता है, जिसके बाद ये बात सच होती है कि उसका रेप हुआ है। और यहाँ पे इसके साथ ही 5 महीने बाद क्या होता है कि वो जो टीचर होती है वो सुसाइड कमिट करती है। अब यहाँ पे जो सुसाइड कमिट करने के बाद उस लड़की के पेरेंट्स होते हैं, उसके फादर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो लड़की है उसने जो FIR कराई है वो FIR एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज हो, क्योंकि यहाँ पे जो लड़की होती है वो क्या करती है, वो किस वजह से सुसाइड करती है, क्योंकि वो उस इंसिडेंट्स को भुला नहीं पाती, ह्यूमिलिटेशन की वजह से वो सुसाइड करती है। तो यहाँ पे वो 5 महीने बाद सुसाइड करती है, उसके फादर की ये कंटेंशन होती है। तो इस पूरे फैक्ट के साथ ही जो लीगल इशू सामने आता है वो ये है कि कैन द स्टेटमेंट बी रिगार्डेड एज डाइंग डिक्लेरेशन और नॉट, क्या जो FIR में स्टेटमेंट लिखवाई गई है वो डाइंग डिक्लेरेशन यूज होगी या नहीं होगी। तो इसके साथ ही यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि वो डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है कि मरने से पहले उसका रीजन जब हमें पता चलता है कि वो जो भी कह रहा है वो एडमिसिबल होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोर्ट कहता है कि जिस टाइम उस लड़की की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी उस टाइम यहाँ पे उसकी स्टेट ऑफ माइंड, उसके ऐसा नहीं रियलाइज हुआ कि वो सुसाइड कमिट करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे कोई ऐसा लीगल एविडेंस नहीं है जिससे ये पता चले कि वो टीचर सुसाइड कमिट करने वाली है। इसीलिए अब ये एक वीक पॉइंट है। सेकेंड जो पॉइंट है, कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे अगर किसी को सुसाइड कमिट करना होता है तो वो जो है इंसिडेंट्स कमिट होने के 5 महीने बाद, 5 महीने का वेट नहीं करता, 5 महीने बाद सुसाइड कमिट नहीं करता। और इसके साथ ही इन दोनों ओपिनियन ऑब्जर्वेशन के साथ कोर्ट ये मानता है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे उस लड़की की कंसेंट रही हो, उस टीचर की कंसेंट रही हो, और इस वजह से कोर्ट यहाँ पे जो FIR होती है उस FIR को गिल्टी नहीं, उस FIR को एज अ एडमिसिबल नहीं मानते और डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानते, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन जो होती है वो तुरंत होती है। और यहाँ पे 3 फैक्ट, या तो कोर्ट को जैसे लगता है कि कंसेंट होगी लड़की की, और इसके साथ ही यहाँ पे कोई लीगल एविडेंस नहीं होता सुसाइड का, और इसके साथ ही जो है 5 महीने का जो गैप है, ये 5 महीने का गैप एक बहुत ही जो है क्या है इम्पोर्टेंट, कोर्ट को लगता है कि इतने टाइम तक कोई वेट नहीं करता। तो इन सारे फैक्टर सर्कमस्टांसेस के साथ कोर्ट इसे डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो नहीं मानती है। और इसके साथ ही कुशाल राव का केस भी डाइंग डिक्लेरेशन में इम्पॉर्टेंट है, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी है डाइंग डिक्लेरेशन को लेके, कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो मस्ट भी क्या होनी चाहिए, फैक्ट और सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, और यहाँ पे उसके साथ ही वो ट्रूली वॉलेंटियरली और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये सारे गाइडलाइंस भी देखी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही ये रहे इस केस के फैक्ट।
लीगल इश्यूज एंड यहाँ पे ये रही जजमेंट। सो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।